नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक स्पेशल केमिकल्स वाली कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने पूरे स्टॉक मार्केट में कुछ चुनिंदे स्टॉक को सर्च करने की कोशिश किया है। वो आपको मैं कुछ कंडीशन बता। आज की जो हमारी ये स्टॉक होगी, हमने एक ऐसी स्टॉक को सर्च करने की कोशिश किया इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा हो और निवेशकों का जो नंबर ऑफ शेयर है वो भी काफी कम हो। अर्थात कम लोग मिलकर के बड़ी कंपनी को रन करती दिखनी चाहिए। जैसे आज हम इस एग्जाम्पल के साथ आपके साथ स्टार्ट करते कंपनी जो स्पेशल केमिकल से डील करती है। इलेंटास बेस इंडियाज कंपनी का नाम है और कंपनी के वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक ये कंपनी के पास जो कामकाज हैं वो कहती है कि स्पेशल केमिकल हो। इसके अलावा कहती है डेवलप न्यू प्रोडक्ट इन द प्रोसेस फॉर द मीट फॉर द चेंजिंग्स को लेकर कहती है। इसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर की पीपीटी और काफी सारी चीजों यहाँ पे मेंशन करके रखी, एनिमेशंस की बातें रखी हुई है। यदि इन कंपनी को कुछ और फैक्टर को तरफ देखना, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी रेंज को देखा जाए तो कहती है वायर इनामेल्स का कामकाज है। इम्प्रेगनेशन मेटल्स का कामकाज कहते हैं। कास्टिंग एंड पोर्टिंग का कामकाज करती है। प्रोडक्ट में देखा गया कि इंजीनियर्स प्रोडक्ट भी कंपनी का कारोबार रहा है। इलेक्ट्रिकल इलुस्ट्रेशन सिस्टम भी कंपनी इसमें कामकाज करती है और साथ में कहती है कि जो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कह सकते हैं मटेरियल है, उसमें इनका भी कारोबार रहा है। लेकिन स्किनर के बेसिस पे जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटीज की बात कहती है उसके मुकाबले ये कहता है कि ये तो स्पेशल केमिकल में डील करती है और यहाँ पे हमारे सामने कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें है क्या और इसका प्रोडक्टिविटीज का यूज कहाँ होता है वो भी जानने की करी। तो यहाँ पे देखा गया कि कहती है वाइड रेंज ऑफ द स्पेशलिटी स्पेशल केमिकल को लेकर कहती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए इनका कारोबार दिखती है। इसके अलावा कहती है कि पार्ट ऑफ द टाना अल्टाना के आसपास की बात कहती है उस कंपनी को लेकर के जो कहती है इंटरनेशनल स्पेशल केमिकल्स ग्रुप है अल्टाना, उसी ग्रुप की ये कंपनी करती है कामकाज। और यहाँ पे यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो आज के टाइम में करीब 1200% से ज्यादा की उछाल हो चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू 2,000 रुपए के आसपास है। करंट मार्केट की प्राइस करीब 12,000 के आसपास है और जो कि नियर अबाउट द हायर साइड से फिलहाल गिरती हुई दिखी है। इसका ट्रेंडिंग चार्ट को भी देखेंगे विदाउट किसी टेक्निकल एनालिसिस को, केवल और केवल टेक्निकल ट्रेंड के आधार। अब आते हैं मार्केट में इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में, यदि सेम सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे यदि 35 लोगों का भीड़ है तो इनके स्टॉक में अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 66 लोगों कर सकते हैं 70 लोगों का भीड़, अर्थात डबल के आसपास लौट गया। आइए जरा कुछ और पहलू को जानने की कोशिश करें तो कंपनी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर नहीं है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास से थोड़ा सा बड़ा है और प्रमोटर का होल्डिंग भी करीब करीब 75% से ज्यादा है और 1 रुपए का प्रमोटर ने मॉर्गेज नहीं किया है। अर्थात ये चीज क्या निकल के आई, ये एक अच्छी रिपोर्ट की तरफ दिखती है कि अच्छा चलो इसमें ये चीजें तो शामिल अच्छी दिखती है, जिसको कहते हैं कि ये रिटर्न क्रिएट करने में सक्षम होती है। अब आते हैं आरओसी और आरओसी का आंकड़ा जो 20 से लेकर के 27% दर्ज करती है। साथ में कंपनी के डेट इक्विटी के मामले में कहती है 0 है। करंट रेशियो के नंबर भी कहती है काफी छोटा सा है, लेकिन छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, 5.67 का आसपास आंकड़ा कहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत बड़ा हुआ है करंट रेशियो, तो शायद इसका आउटस्टैंडिंग पार्ट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा देखने को नजर नहीं आई। ओवरऑल इस बिजनेस से जो कंपनी है वो 19% की इनकम को सेव कर पाती है और साथ में जो मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग पड़ी है उसका आंकड़ा देखेंगे तो 19% के मुताबिक यदि प्रॉफिट से आउटस्टैंडिंग को कंपेयर करते हैं तो वो करीब 83% के आसपास का आंकड़ा कहती है, अर्थात 17% इनके पॉकेट में पैसा आ चुका है। जबकि यदि सेल्स के आधार पर आउटस्टैंडिंग पार्ट को जानने की कोशिश करेंगे तो वो केवल और केवल 17% की आंकड़ा साझा करती है। तो चलिए जरा डीपली में लेके चलते हैं इनका ट्रेंडिंग कैसा रहा है फाइनेंशियल लेवल को लेकर।
इस कंपनी का फाइनेंशियल लेवल को लेकर देखा गया कि इनकम साइड में ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ है वो लगातार ऊंचाइयों में एक नई जगह क्रिएट करती दिखी है, जो कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे 5% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में करीब 40% तक की वृद्धि दर्ज करती है। अगली चीज कहते हैं क्वार्टरली ट्रेंड कैसा रहा, तो इसको बारे में देखा जाए तो ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के ट्रेंडिंग को देखा तो इसके मुताबिक ये सभी डेटा शामिल करता है, जिसमें कि YOY के मुताबिक 10% 12% से ज्यादा की वृद्धि के साथ साथ YOY के मुताबिक नेट इनकम सोर्स में 10% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज कर, एक तरफ डिमांड इंक्रीज, दूसरी तरफ ऑल ओवर इनकम सोर्स में गिरावट की संकेत यहाँ पे ट्रेंडिंग दर्ज कर दो। लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे तो उसके मुकाबले यदि हम देखा जाए तो इसका पुराने के सारे यदि आप सेल्स रिकॉर्ड को कब कैप्चर करते हैं जो 2012 से लेकर अभी तक, तो ये कह सकते हैं कि ये अभी जो इसका रिकॉर्ड फ्रेम है वो अभी तक के सबसे ज्यादा हाई अमाउंट के साथ कारोबार करती दिखी है सेल्स के मामले। उसी मुकाबले यदि देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 20% के आसपास सस्टेन करती है, जबकि हायर टू हायर ये भी दर्ज करती है कंपनी करीब करीब 22% तक अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन रखा था। उसके बाद यदि प्रॉफिट पार्ट को देखा जाए तो कंपनी ये भी कह सकते हैं कि 147 करोड़ की प्रॉफिट था, लेकिन प्रॉफिट के नंबर को भी समझने की कोशिश करेंगे। अदर्स ऑफ इनकम इनके पास इतना ज्यादा है जो कि जो इंटरेस्ट भी लगती होगी कहीं पे कोई 1.5 करोड़ का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे 62 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करती है और वो डिप्रेशिएशन के पार्ट्स को भी कवर कर लेती है। सोचने वाली बात ये भी है। अब इसको लेकर के यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक अभी तक के सबसे पिक पे तो नहीं दर्ज करती, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जून में दर्ज किया था 191 करोड़ का, फिलहाल 186 करोड़ क्या 184 करोड़ के आसपास की बातें कहती है, जो कि सेकंड टर्म की बात दर्ज करती है। प्रॉफिटलिटीज को लेकर के जब देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखा गया 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा गिरावट थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन में नेट प्रॉफिट की पार्ट में भी गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द किसमें टोटल ट्रांजेक्शंस फॉर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को लेकर के, लेकिन ईयरली बेसिस पे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को सपोर्ट देती दिखती है। उसी मुताबिक यदि देखा जाए ट्रेंडिंग को तो कंपनी का सेल्स का ट्रेंडिंग अप डाउन के सिचुएशन में आज भी अप साइड के लिए खुलती दिखी है और सेम डायरेक्शन से प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी इनको क्या देती है पुश करती दिखी है। अब जो स्टॉक प्राइस है मार्केट को लगातार अभी तक देखा गया कि 1 ईयर में करीब 50% तक की सीजीआर बेसिस पर रिटर्न क्रिएट कर चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 21% तक की हायर साइड में खुलती दिखती है। यदि रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो कंपनी मैंने पहले कहा जो प्रॉफिट के आधार के बेसिस पे यदि रिस्क फैक्टर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग पार्ट को तो केवल 82% क्या 83% के आसपास आंकड़ा को साझा करती है। उसमें कितने दिन के रिस्क फैक्टर तो कहते हैं केवल और केवल 2 महीने के लिए, और 2 महीने के साथ चालाकी की बात यह है जो कंपनी अपने वेंडरों को पेमेंट देती है 81 डेज में, वहां की रेस्ट पेमेंट को क्या करती है वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज करती दिखती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में बैलेंस शीट की पोजीशन कहता है कंपनी में कोई 1 रुपए का कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट्स फ्री कंपनी है, लेकिन अदर लायबिलिटी आज भी है जिसके लिए कंपनी 1 करोड़ के आसपास की कर्ज के लिए इंटरेस्ट भी पेमेंट कर। कंपनी ने पैसा लेकर किया क्या जो उनके पास रिजर्व में पड़ा था या फिर उनकी कैपिटल को लेकर, तो कंपनी ने एसेट्स लगातार बढ़ती नजर आती है जिसमें फिक्स एसेट्स का पोर्शन सबसे ज्यादा की बात किया जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट को उन्होंने डिक्रीज किया और फिक्स एसेट्स को बढ़ा दिया, ऐसे ही डेटाबेस दिखती है। तो मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेटजी की तरफ ये ध्यान आकर्षित करता है कि कंपनी में रिटर्न के 3 फैक्टर हैं तो रिस्क को लेकर केवल 2 फैक्टर की बातें कहती है और दोनों फैक्टर मुझे लगता है कि दोनों ही बेकार की बातें हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो शायद सामने कर भी सकता है कि अदर्स ऑफ इनकम, तो यदि एक बार में इस तरह की रिजल्ट निकल के होता तो शायद कह सकते थे चलो भाई इसको काट दो, लेकिन यदि आप ट्रेंडिंग वेव को देखा जाए तो ट्रेंडिंग के मुताबिक साल दर साल यदि इनके अदर्स ऑफ इनकम लगातार आ रहे हैं, रिफ्लेक्शंस बहुत कम दिखते हैं, फ्लक्चुएशन का माहौल बहुत कम दिखता है, तो शायद चिंता की बात नहीं है इसके लिए। अगले चीज कहता है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक हमने इन पॉइंट को समझा। अब आते हैं कंपैरिजन करते हुए पीयर से, तो जिसमें पिडलैट इंडस्ट्रीज एसआरएफ जैसी कंपनी शामिल है, तो इसमें इस कंपनी का नाम जिसका नाम था इलेंटास पैक
जो कि फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उनकी एक ग्रुप कंपनी के तहत इनका कारोबार होता है। उसमें बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ भी नीयर अबाउट द सेम का आंकड़ा दर्ज करती है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक जिस हिसाब से इनका कारोबार फैलता नजर आता है वो बेटर दिखती दिखती है। आते हैं निवेशकों कंटेस्ट में। जैसे हमने पहले कहा था कि हमने आज के स्टॉक में एक ऐसी कंपनी को चूज करके लाया हूं जिसका मार्केट कैप केवल 10,000 करोड़ के आसपास घूमता हो और इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट जो हो वो कम हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर भी काफी कम लोगों का हो, क्राउड मार्केट में कम दर्ज करती हो, लेकिन मार्केट में रस पकड़ती दिखती हो। इसके मुताबिक देखा जाए तो हमने देखा कि कंपनी, जिस कंपनी में भले ही इस कंपनी के प्रमोटर कौन से थे, प्रमोटर इनके एलेंटेस जीबीपीएम जीएमबी जो कि शायद फॉरेन कंट्री की कंपनी है वो है, उसके बाद भी कोई एफआईआई नहीं है। ओनली ऑन 11% से ज्यादा की होल्डिंग किसके पास है, डीआई के पास। एक छुपी हुई स्टॉक जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड नहीं, बहुत ज्यादा कुछ हलचल नहीं, लेकिन मार्केट में किसके पास, निपॉन्स लैब के पास 7% से ज्यादा की होल्डिंग, और दूसरा इधर टाटा म्यूचुअल फंड के पास 4% से ज्यादा की होल्डिंग बना के रखी है। जबकि टाटा म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग पोजीशन में लगातार अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते दिखी है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को, और आम पब्लिक के पास जो 12% की होल्डिंग बनती है उसमें भी एक नाम निकल के आता है जिसका नाम था अनमोल। एक कंपनी है जिसके पास 1% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट कंपनी में 6-7 हजार के आसपास, 10 हजार के आसपास निवेशकों का शेयर होल्डर का लिस्ट की बात कहती है। और ओवरऑल हमने इस कंपनी को समझने की कोशिश किया तो हमारे सामने दिखा इनको एक कंपनी जो कंपनी पोटेंशियल क्रिएट करती दिखी है, लेकिन कुछ पहलू को जरा जानने की कोशिश करें तो बीएससी लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में कई बार 2-4% चलती है, गिरती है, 20% की सर्किट है इसका। और स्पेशलिटी जो केमिकल्स जो बनाती है कंपनी, उसमें हमें जानने वाली बात ये होगी जो क्या एक्चुअल में कौन सी केमिकल्स बनाती है। यदि वो केमिकल इंडस्ट्री से पैसा कमाती है तो सेगमेंट वाइज कुछ डेटा दिया होगा तो शायद उसको हम कैप्चर करते हुए देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनके पास सबसे ज्यादा यदि किसी प्रोडक्टिविटी से पैसा आता है तो उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस, जिसमें ये करीब अच्छी खासी रैली क्रिएट करती है। दूसरे पार्ट की बात किया जाए तो दूसरा नाम है इनका इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और मटेरियल पे इनका कारोबार है। और टोटल इसे देखा गया कि इनके पास जो मेन कारोबार था वो किससे, स्पेशल केमिकल से ही बिलोंग करती दिखी है। इसके अलावा यदि देखा जाए कुछ और पहलू को जिसमें क्या कंपनी अपने निवेशकों के बारे में कुछ देती लेती है या नहीं देती देती है, उसको लेकर देखा जाए कंपनी हर साल कुछ ना कुछ देती भी है, जो कि 5 रुपए तक की डिविडेंड की बात उन्होंने 2024 में भी रखी थी। इसके अलावा स्टैंडअलोन डेटाबेसिस में मुताबिक देखा तो रेवेन्यू सोर्स क्यू और क्यू के मुताबिक डाउनसाइड दर्ज करती दिखी है, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे प्रॉफिट मार्जिन हो, चाहे रेवेन्यू का है पार्ट्स क्यों ना निकल के आए। पूरे के पूरे ओवरऑल चार्ट को देखने के बाद जो इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लेकर के और ओवरऑल पिछले 10 सालों में इनकी स्टॉक में डिमांड ऐसी रही है जो पिछले 10 सालों में तो 1100% की मूव हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की ट्रेंडिंग में इसमें अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट दिखी है। लेकिन ऑन एवरेज ये देखा गया कि अपने पीयर्स के मुकाबले, जो पीयर्स इंडेक्सेशन पार्ट था उसके मुकाबले काफी रेस सी भागती नजर आती दिखी है। जहां पे चार्ट में हमने पहले कहा था कि इसके स्टॉक में जो चार्ट को देखा जाए तो चार्ट में देखना गया कि मार्केट में लगातार रैली क्रिएट करती दिखी है, और यहाँ पे इनके पास सपोर्टिंग लाइन के आसपास आज भी देखने को मिला। क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन एक गोल्डन रूल के साथ डिसीजन की बात करें। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में हमेशा के लिए, जो जब कोई आपको पैसा मिलता, पैसे बना के दे रहा है तो ठीक है, और नहीं तो क्या करना चाहिए, अपने पैसे को कम से कम सेव करते हुए रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए, और डिसीजंस और प्लानिंग और साथ में खुद की पॉलिसी होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन भी खुद का फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कभी जो आपने इस प्राइस पे लेना है या इस प्राइस पे बेचना है। दोस्तों हमेशा मार्केट में कोई ना कोई बेचने के लिए, कोई ना कोई खरीदने के लिए बैठा है। इसीलिए मार्केट में डिमांड सप्लाई के मुताबिक ही मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन होता है, कई बार चलती है, कई बार नहीं भी चलती है। तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक हमने पॉइंट को समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। जो उनकी अच्छी पॉइंट लगी वो थी डेट्स फ्री कंपनी के तौर पे अच्छी खासी रिटर्न की बात कहती है, और अच्छी खासी वर्किंग प्रोग्रेस जो कैपिटल था उस पर इंप्रूवमेंट की बात कहती है, क्योंकि वो अपने वेंडरों को पेमेंट लेट से देखने को दर्ज करती दिखी है। दोस्तों हमेशा कहता हूँ ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऑल्सो लर्नर,
यदि हमारी वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस पार्ट के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।